देखिए, जब से बांकीपुर और दतिया का रिजल्ट आया है उपचुनाव का, तब से इंडी गठबंधन वाले फुल जो है ना एक्साइटेड है कि बीजेपी का खेल तो खत्म हो गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है बॉस। असली खेल यह है कि नरेंद्र मोदी ने जिस हिंदू वोट को एकजुट करके दिखा दिया, जो हिंदू वोट हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली से लेकर बंगाल तक नहीं टूटा, उस हिंदू वोट में अब अलग अलग तरीके से इंडी गठबंधन वाले सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि जब तक हिंदू एकजुट है नरेंद्र मोदी के पीछे, तब तक उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप देखिए कि जब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, तब से जो सवर्ण वोट है, अपर कास्ट का वोट है, उसकी बातें हो रही हैं, क्योंकि बांकीपुर और दतिया जैसी सीटों पर सवर्ण वोटर्स का काफी प्रभाव रहता है और वहां बीजेपी हार गई। अपर कास्ट यानी सवर्ण वोटर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, और वो ऐसे कोर वोटर हैं जो बुरे टाइम में भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते, टस से मस नहीं होते थे, इधर उधर नहीं जाते थे। लेकिन हिंदू वोट जिस तरह से इंडी के निशाने पर है, उसमें अब वो बीजेपी के इस सवर्ण वोटर्स में सेंध लगाने के मौके देख रही है, क्योंकि कुछ चीजें बीजेपी ने भी ऐसी की कि लोगों के मन में एक दर्द तो है। और इसलिए आप देखिए कि जो इंडी वाले कभी राम मंदिर की बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो नरेंद्र मोदी की पिच पर खेलने चले जाएंगे। वो पूरा इंडी गठबंधन आजकल संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर ही रोज हंगामा कर रहा है, रोज बवाल काटे हुए है। संसद ही नहीं, यूपी की विधानसभा में भी आज इस पर गजब का गदर मचा है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर के बहाने पूरे हिंदू वोट पर निशाना है। यूजीसी जैसे मुद्दों पर अपर कास्ट वोटर की नाराजगी को अपनी तरफ बुनाकर सेंध लगाने का मौका है। ये इंडी गठबंधन का साफ साफ एजेंडा दिख रहा है। आज आपको बताऊंगा कि यह बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इधर उपचुनाव के नतीजे आए और उधर सवर्ण वोटर की बात होने लगी। इंडी ने अपर कास्ट की कौन सी बैठक बुला ली। आपको यह भी बताऊंगा कि बीजेपी के कट्टर समर्थक और कोर वोटर कहां कहां पर सड़क पर आ गए, किन पर लाठी चल गई। और सिर्फ अपर कास्ट वोटर ही नहीं, छात्रों के नाम पर, युवा वोटर और E20 के नाम पर शहरी वोटर, कैसे नरेंद्र मोदी के हर कोर वोटर पर अब निशाना लगा रहा है इंडी गठबंधन। मोदी, योगी, सबके लिए कैसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो रहा है। केजरीवाल आज सड़क पर आए तो क्या हुआ, पूरा घमासान और इसके मायने आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। भाई, किसी का किला सुरक्षित नहीं है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है, वो जनता आपको कुर्सी से उतार भी सकती है। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। देखिए, इस वक्त सारी पॉलिटिक्स जो है देश की, वो चार मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। और ये चार मुद्दे ऐसे हैं जिनकी बात करके नरेंद्र मोदी का जो कोर वोटर है, उसको साधने का प्रयास हो रहा है, उस पर टारगेट है। फिर चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, जिस पर संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक में भयंकर हंगामा हो रहा है। फिर चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी के यंग वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, जो यूथ नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा रहता है। फिर चाहे वो E20 का मुद्दा हो, जिसके जरिए उत्तर भारत में बीजेपी के शहरी वोटर्स में खास तौर पर सेंध लगाने का प्रयास चल रहा है। और फिर चाहे वो यूजीसी का मामला हो, जिसको लेकर सवर्ण वोटर्स की नाराजगी की बात हो। ये सारे जो मुद्दे उठ रहे हैं, इसमें इंडी गठबंधन की कोशिश है कि जो वो वर्ग नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहने वाला, हर मुद्दे पे साथ देने वाला, उसके मन में अगर इतनी सी भी नाराजगी है तो कैसे उसको अपने पाले में लाया जाए। क्या विपक्ष ये कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी ऐसा होने देगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। देखिए, नरेंद्र मोदी के कोर वोटर्स पर निशाना किस तरह से लग रहा है, उसका सबसे बड़ा सबूत तो चढ़ावा चोरी के मामले पर चल रही पॉलिटिक्स है। आप देखिए कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, SIT बनी हुई है, आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, सिस्टम में बदलाव हो रहे हैं। फिर भी इंडी गठबंधन वाले संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक गदर काटे हुए हैं। इंडी वाले तो आजकल ऐसा दिखा रहे हैं कि इनसे बड़ा राम भक्त कोई है ही नहीं है।
जबकि यही लोग जब राम मंदिर की बात करने से कतराते थे, जब राम मंदिर बन रहा था, प्राण प्रतिष्ठा की बारी थी, तो उसे बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताते थे। तब इनमें से ही कुछ लोग कहते थे कि मंदिर से होता क्या है, मंदिर से पेट नहीं बढ़ता है। कोई कह रहा था कि बेकार में मंदिर बनवा रहा है, कोई कह रहा था कि जल्दबाजी में मंदिर बना दिया, मुहूर्त ठीक नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, 10 यो चीज बता रहे थे। कोई कह रहा था कि करोड़ों खर्च करने की जरूरत क्या है। कुछ लोग काली पट्टी हाथ में बांध लिए थे। यह माहौल था बहुत कुछ दिन पहले था। लेकिन आज की डेट में जब यह दिखने लगा कि हिंदू तो गजब कंसोलिडेट हो जा रहा है मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो मन में बैठ गया है इसके, तो अचानक से आज की डेट में ये राम मंदिर के नाम पर रोज हल्ला मचा रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे। इसी मुद्दे पर आज राज्यसभा में बवाल हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चढ़ावा चोरी पर सीधे पीएम मोदी को घेर दिया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भड़क गए। किरेन रिजिजू ने कहा कि पहले विपक्ष भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगी, उसके बाद सरकार से जवाब मांगी। देखिए राज्यसभा में क्या हुआ आज। इधर संसद में इंडी गठबंधन ने राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है, उधर यूपी विधानसभा में भी यही चल रहा है। विधानसभा के अंदर और बाहर सपा के विधायकों ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। विधानसभा के अंदर तो ऐसा बवाल मचा कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपनी सीट से उठ गए। सीएम योगी और राम मंदिर से जुड़े विवादित पोस्टर लहराने पर विधानसभा स्पीकर गुस्से में आ गए। सपा के एक विधायक को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। देखिए क्या हुआ वहां। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर नजर करेंगे हम। यानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में बवाल मचा हुआ, और इस बवाल के बाद भी सपा विधायकों ने राम मंदिर का मुद्दा छोड़ा नहीं है। सपा की पॉलिटिक्स को देखकर यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अगर उन्हें यह देखकर अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों ने राम मंदिर विरोध किया, चंदा नहीं दिया, वो भी राम मंदिर की आज बात कर रहे हैं। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं भाई जो चंदा चोरी का नारा लगा रहे हैं वो अपनी अपनी रसीद दिखाएंगे राम मंदिर के लिए कितना चंदा दिया था। यूपी विधानसभा के अंदर बवाल हुआ तो बाहर सीएम योगी ने विपक्ष को घेर लिया। एक बार सीएम योगी को भी सुनिए। संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। देखिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडी गठबंधन को लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा उठाकर वो जो बीजेपी का कोर वोटर है उसमें सेंध लगा सकते हैं। जो कोर वोटर राम मंदिर आंदोलन के समय से बीजेपी के साथ है, टच से मस नहीं हुआ। पहले इन लोगों ने पीडीए के नाम पर हिंदू वोटों को तोड़ने की राजनीति की आरोप लगा, जिसमें यह संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है कहकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा उठाकर ले गए। अब यही काम सवर्ण वोटर्स के साथ हो रहा है। आप देखिए कि यूपी में किस तरह से सवर्ण वोटरों को अपने साथ लाने की होड़ लगी है।
अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन बुला लिया है, जिसके जरिए ब्राह्मण और सवर्ण समाज तक पहुंचने की रणनीति है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया। जनेश्वर मिश्र सपा के ब्राह्मण चेहरा भी रहे। दावा है कि समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सपा नेता सनातन पांडे और पवन पांडे को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे किया है। इसके अलावा 7 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे फिलहाल विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर ही रहे हैं। भाई लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव को यह समझ में आ रहा है क्या कि पीडीए के भरोसे ही सिर्फ जीत नहीं मिलेगी, वो पीडीए के साथ साथ सवर्ण वोटों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त चर्चा यह है कि जो अपर कास्ट वोटर है, कोर वोटर है बीजेपी का, वो यूजीसी के मुद्दे के बाद नाराज चल रहा है। सवर्ण वोटरों की बीजेपी से नाराजगी का सियासी फायदा अखिलेश यादव देख रहे हैं। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटों को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वो सवर्ण वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने में लग गए। इसके अलावा मायावती भी ब्राह्मण वोटरों को साधने में लगी। 2007 के दलित ब्राह्मण सामाजिक गठजोड़ को फिर से बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन इस पॉलिटिक्स पर बीजेपी कह रही है कि अखिलेश कोई भी सम्मेलन कर लें, 2027 उनसे नहीं बच पाएगा। श्री अखिलेश यादव जी की 2027 में इतनी बुरी स्थिति होने वाली है कि वह सम्मेलन कोई भी कर ले, लेकिन साइकिल सैफे ही जाएगी। पीएम मोदी के हिंदू वोटों में सेंध लगाने के लिए अखिलेश खूब प्रयास कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी बाबरी के मुद्दे पर यह कहती थी कि उन्हें हिंदू वोट मिले ना मिले परवाह नहीं, वो पार्टी आज भगवान राम और हनुमान जी को अपने मंच पर बुला बुलाकर पूज रही। आप देखिए कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव के मंच पर भगवान श्री राम और हनुमान जी के भेष में आए कलाकारों को अखिलेश यादव ने 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया। अखिलेश यादव की राम भक्ति की एक झलक आप भी देखिए। दोनों हमारे कलाकार हैं, लेकिन इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप में है, दूसरे हनुमान जी के रूप में है। मैं दोनों का सम्मान करता हूं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से। 51,000 हम लोग दोनों को दे रहे हैं। आप देखिए कि यूपी में अपर कास्ट किस तरह से बीजेपी को सपोर्ट करता है, किस तरह से बीजेपी को वोट करता है। सीएसडीएस लोकनीति के डेटा के मुताबिक यूपी में क्या स्थिति है, मैं आपको जरा उसके बारे में बताता हूं। अगर आप देखेंगे यूपी में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा, और ये आपको बता रहा हूं यूपी का, उत्तर प्रदेश का, जो अपर कास्ट वोट है, सवर्ण अपर कास्ट वोट जो कहा जाता है, वो सीएसडीएस की रिसर्च कहती है कि बीजेपी के साथ, वो बीजेपी प्लस के साथ जाता है 85% वोट। देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा मैसिव आंकड़ा है। सपा के साथ जाता है 9% और कांग्रेस के पास जाता है मात्र 1%। बीएसपी के पास जाता है 1% और अन्य के पास, अदर्स के पास जाता है 4%। तो अब यह स्थिति आपको यह बताती है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो सवर्ण वोट है उसमें एक तरफा जो है वो लेके चली जाती है। और इस वक्त अगर यूजीसी को लेकर कोई नाराजगी है, जिसको कहा जा रहा है कि भाई उसी की वजह से बांकीपुर सीट भी हाथ से निकल गई, तो सपा इस वक्त इस 85% को टारगेट कर रही है। और अगर आप इसको देखेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे, 2024 लोकसभा चुनाव, उसमें भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी को, यह आपको दिखा रहा हूं अपर कास्ट का वोट, बीजेपी प्लस को मिला था 79% यूपी के अंदर, और इंडी गठबंधन को मिला था 16%। यानी जो सवर्ण समाज है वो एक तरफा बीजेपी के साथ जाता है। 2022 और 2024 में अपर कास्ट वोट बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा, ज्यादा इधर से उधर हुआ नहीं। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई थी, बावजूद इसके अपर कास्ट वोटर बीजेपी से जुड़ा रहा, क्योंकि उस वक्त नैरेटिव यह था कि आरक्षण खत्म कर देंगे ये लोग आएंगे तो।
तो जो आरक्षण का फायदा लेने वाला समूह था वो इधर उधर चला गया, लेकिन सवर्ण समाज जो है वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा। अब यह कहा जा रहा है कि बांकीपुर और दतिया में जो बीजेपी को हार मिली उसमें इंडी गठबंधन को इस सवर्ण समाज को साधने का मौका दिख रहा है। अपर कास्ट वोटर को लेकर इंडी वाले इतना हाथ पैर इसलिए भी मार रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीने से यूजीसी के मुद्दे को लेकर अपर कास्ट वोटर्स में बड़ी नाराजगी। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर अब तो ठंडा है, लेकिन अपर कास्ट वोटर्स में असंतोष का जो भाव है वो कई बार दिख जाता है। जैसे आप देखिए कि राजस्थान में इसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। जयपुर में कल राजपूत करनी सेना ने यूजीसी के नियमों को वापस लेने के खिलाफ को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। आप देखिए कितने लोग आए थे, भारी भीड़ आई इसमें। यूजीसी रोल बैक के नारे लगे, देखिए एक बार। रोल बैक, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 काला कानून वापस लो, यूजीसी रोल बैक। इस प्रदर्शन के दौरान खूब हंगामा भी हुआ। पुलिस ने राजपूत करनी सेना पर लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इस लाठीचार्ज के खिलाफ राजपूत करनी सेना ने धरना भी दिया। आरोपी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग हो रही है। वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जिन लोगों ने पीएम को गाली दी उन पे लाठी नहीं चलाई, और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उसमें राजस्थान में जहां बीजेपी की सरकार है, करनी सेना को माना जाता है कि भाई वो बीजेपी का ही वोटर है, उसको ही लाठियां पड़ रही हैं। यह आरोप लग रहा है। राजपूत करनी सेना अल्टीमेटम दे रही है कि अगर यूजीसी के नियम वापस नहीं लिए गए तो अगड़ी जातियां बीजेपी को वोट नहीं देंगी। सुनिए। स्वर्ण समाज का हर एक बच्चा गांव-गांव घर-घर जाएगा और समझाएगा कि हमारे खिलाफ ये क्या लेके आए, और नगर निगम और ये जो पंचायती राज चुनाव है इनमें इनका सूपड़ा साफ कर। जब जब राजस्थान की भूमि वीर भूमि से आवाज़ उठी है, दिल्ली तक गूंज जाएगी। मैं 5-6 राज्यों में यही यात्रा कर रहा हूँ स्वर्ण न्याय था, और एक दिन एक समय तेज समय पर बाकायदा जंतर मंतर जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे और यूजीसी रोल बैक की बाकायदा स्वर्ण समाज की ताकत दिखाई। अब ये जो सेंटिमेंट है इसे इंडी गठबंधन देख रहा है और उसे इसमें अवसर दिख रहा है कि कैसे अपर कास्ट वोटर जो नरेंद्र मोदी बीजेपी का बेस रहा है उसमें सेंध लगा दी जाए। इसी तरह से यूथ वोटर, यंग वोटर जो है, यूथ जो है, जो नरेंद्र मोदी के कोर वोटर में से एक रहा है, उसमें जेनजी के नाम पर सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। जेनजी के मुद्दे पर तो इंडी गठबंधन में मार मची हुई। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, केजरीवाल, हर कोई जेनजी का लीडर साबित अपने आप को करने में लगा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी पेपर लीक के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए कभी अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाता है, कभी पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है। इस मुद्दे को यूपी चुनाव में भुनाने के लिए 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज में पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा के मुद्दे पर बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। झारखंड में छात्र बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रयागराज जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यूपी का जेनजी साधना है। राहुल गांधी लगातार हालांकि इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। सुनिए उन्होंने आज क्या कहा है। And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. राहुल गांधी लगातार जंतर मंतर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में छात्र आंदोलन पर चुप हो जाते हैं क्योंकि वहां इंडी गठबंधन की सरकार है, वो खुद सरकार का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसलिए इंडी वाले सन्नाटे में। छात्रों को वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए 11-12 दिन हो चुके हैं। आप सुनिए झारखंड के छात्र क्या कह रहे हैं, लेकिन वहां राहुल गांधी नहीं जा रहे कि जिस तरह आपके पिता ने हमारे झारखंड के लिए जिस तरह से लड़ा है, संघर्ष किया है, हम लोगों को इस तरह का संघर्ष ना करना पड़े, इसीलिए सर आप हमारी गुहार को सुने। मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिन्होंने सपना रचा था झारखंड के लिए, वो उसमें हेमंत सोरेन जी जरूर काम करें और न्याय, विद्यार्थियों को न्याय मिल सके और जो भी धांधलियां हैं सारी चीज पे एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जेपीएससी और जेसीसी में हो पाए। हेमंत सोरेन है, हम लोग युवाओं को दर्द है वो समझ नहीं रहे हैं। हम लोग सालों साल से जो है एग्जाम को लेकर तरस रहे हैं, है ना। हम लोग जो है निराशा से हम लोग छाए हुए हैं, तब आज हम लोग रोड पे आज उतरना पड़ा है। देखिए इंडी गठबंधन का झारखंड पर फोकस ही नहीं है क्योंकि उनका पूरा फोकस तो नरेंद्र मोदी को घेरने पर है। इधर अखिलेश यादव ने राम मंदिर का मुद्दा पकड़ा हुआ है, राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर जोर लगा रहे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल ने नया मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल आज E20 के मुद्दे पर सड़क पर उतर गए और सीधा पीएम आवास की तरफ मार्च करने लगे कि नहीं मैं भी वहीं जाऊंगा जैसे राहुल गांधी गए। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि वो E20 के मुद्दे पर 2 लाख से ज्यादा अर्जियां लेकर
पीएम आवास जा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ट्रंप पीएम मोदी के सिर पर बैठा हुआ है। केजरीवाल और क्या क्या कह रहे हैं और बीजेपी क्या जवाब दे रही है, सुनिए एक बार। ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफर कर रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो सियासत में अपनी नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ अपनी चिर परिचित शैली में वही नाटकीयता और उसी प्रकार की उच्छृंखलता दिखाते हुए अनर्गल आधारहीन आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। जो अपने को दावा करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और वो IIT ग्रेजुएट हैं, वो किसी भी गंभीर विषय के ऊपर बगैर किसी आधार के बोलने के माहिर हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले भी ये जिस समय वैक्सीन की बात आई थी तो उन्होंने कहा था वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट क्यों नहीं दिया जाता, ये IIT ग्रेजुएट बोल रहा था। और अब जबकि उल्लेखनीय बात यह है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं, इसके बावजूद E20 के मुद्दे के ऊपर बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के ऊपर अपनी उसी नाटकीय शैली में इस प्रकार की अभिव्यक्ति, वो भी शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों के द्वारा, ये करना दर्शाता है कि एक बार फिर वो अपनी उसी शैली में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये ट्रंप के चक्कर में ये E20 वाला पेट्रोल जो है वो आया हुआ है, जबकि एथेनॉल ब्लेंडिंग इस देश के पेट्रोल में और पहले से हो रही है और तब से हो रही है। 2021 का आपको बता चुका हूं प्लान था कि E20 तक जाना है जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट होते। E20 का मुद्दा सही है, लेकिन आप उठाकर उसको ले गए ट्रंप तक। देखिए, E20 का मुद्दा उठाकर भी विपक्ष पीएम मोदी के उस वोट बैंक में सेंध लगाने की प्रयास कर रहा है जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, और यह है उत्तर भारत का अर्बन वोटर। उत्तर भारत के अर्बन इलाकों में बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। E20 के मुद्दे को उसी वोट बैंक के अंदर अपना रोड मैप तैयार करने का एक प्रयास माना जा रहा है। अगर आप अर्बन वोटर देखेंगे जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहता है, और ये सब देखिए बीजेपी को भी देखना होगा कि उसके लिए ये स्थितियां जो है कि कहां कहां उसका वोटर जो है वो प्रभावित हो रहा है। 2024 का अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव, ये आपको बता रहा हूं, और अगर आप अर्बन वोटर देखेंगे, शहरी वोटर, वो बीजेपी के लिए किस तरह से वोट करता है। बीजेपी प्लस के लिए गया 43% बॉस अर्बन वोटर, और इंडी गठबंधन को कितना मिला? इंडी को मिला 35% बॉस। और जो बड़े शहर हैं अगर आप वहां देखेंगे, उसमें भी जो बड़े बड़े शहर हैं वहां अगर आप देखेंगे तो बीजेपी गठबंधन वहां भी रही 44% वोट हासिल करने में कामयाब, और इंडी वहां पर रहा 36% पर, 36%। यानी ये अर्बन वोटर जो E20 को लेकर प्रभावित हो रहा है वो भी एक मुद्दा है। अब देखिए, विपक्ष तो अपना प्रयास करेगा ही, ये बीजेपी को सोचना होगा कि उसका कोर वोटर अगर नाराज हो रहा है तो क्या उसे उसी हाल में छोड़ देना है, उससे संवाद करना है, बात करना है, उसकी बात, उसकी तकलीफ समझनी है, या जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है, बाकी वो अपने देखें। पाठशाला में अब अगला अध्याय, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि बुरा फंस गया है फेसबुक और इंस्टाग्राम। पीएम मोदी ने जेनजी को भड़काने वालों का पक्का इलाज कैसे शुरू कर दिया। माफी नहीं, काफी। अब फेसबुक इंस्टा वाले ज़करबर्ग के खेले का द एंड करेंगे क्या पीएम मोदी? अब इसका अध्याय। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया कंपनियों ने जो खेल किया वो अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। ये सोशल मीडिया कंपनियां सोचती थीं कि वो जो मनमानी कर लें, कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी पाएगा, लेकिन पीएम मोदी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन सभी का इलाज हो जाएगा जो जेनजी को भड़काने का काम कर रहे हैं। और इसमें फेसबुक और इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म राइट टाइम भी जो है वो सही लाइन पर लाए जाएंगे, क्योंकि ये खुद को इतना बड़ा समझने लगे थे कि देश के प्रधानमंत्री का वीडियो डाउन करने की
हिम्मत दिखा रहे थे। घंटों तक देश के प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश हटा दिया गया और बाद में इसको टेक्निकल ग्लिच बता दिया कि अरे कुछ टेक्निकल इशू था, कन्नी काट लिए। मजाक चल रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक वीडियो बनाया, लेकिन वो वीडियो फेसबुक ने डाउन कर दिया। सोचिए वो कितना क्रिटिकल समय था कि देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं छात्रों से संपर्क कर रहे हैं, वो वीडियो जो है गायब हो गया फेसबुक से। और छात्रों के प्रोटेस्ट के नाम पर जो हुड़दंग हो रहा था, हिंसा हो रही थी, वो वीडियो वायरल हो रहा था। पूरा इकोसिस्टम उसको वायरल कर रहा था और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का जो एल्गोरिदम कहा जाता है वो उसको पुश मार रहा था कि ना ना चलो चलो बहुत बढ़िया, तुम भी फैलो तुम भी फैलो। अब प्रधानमंत्री का वीडियो गायब हो गया। ऐसे में माहौल को शांत करने के लिए पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो बनाया, जो फेसबुक पे भी अपलोड हुआ, फेसबुक ने उस वीडियो को अगर डाउन किया तो यह बहुत गंभीर मामला है। और जब पूछा गया सवाल तो कह रहा है गलती हो गई। लेकिन अब माफी काफी नहीं है। सरकार सोशल मीडिया कंपनियों का खेल समझ रही है। दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की बातें सामने आ चुकी हैं। लोगों को कैसे ये कंपनियां इन्फ्लुएंस करती हैं। आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो कहने पे भी उसको नहीं हटाती हैं। और इसलिए सरकार इस बार इनको टाइट करने के मूड में है। क्योंकि आप देखिए कि इस बार माफी से काम नहीं चलने वाला, यह क्लियर कर दिया गया है। कंपनियों की जवाबदेही तय होगी। इन कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलेगी। मेटा की ग्लोबल टीम को समन भेज दिया गया कि आओ यहां बताओ क्या हुआ था। कंपनियों की लीगल इम्यूनिटी खत्म हो सकती है। अब ये लीगल इम्यूनिटी खत्म होने की बात सुन के इन कंपनियों को झटका लग जाता है। वो क्या है इम्यूनिटी, आगे बताऊंगा। पीएम मोदी का वीडियो डाउन करना एक ऐसा पॉइंट बन गया है जहां फेसबुक फंस गया और फेसबुक के बहाने बाकी सोशल मीडिया कंपनियों की भी जवाबदेही तय करने की आवाज उठ रही है। इधर सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती दिखा रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले फेसबुक के साथ खड़े हो गए। ये लोग अलग ही लेवल के हैं भाई। सोशल मीडिया पर किस तरह से सरकार लगाम कसने जा रही है, ज़करबर्ग को कैसे खुद माफी मांगनी पड़ेगी, लीगल इम्यूनिटी खत्म हुई इनकी तो क्या इन पर कार्रवाई हो सकती है, और यहां इस पर पॉलिटिक्स कैसी हो रही है, सब आपको दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। फ्रेंड्स, गुनहगारों को पकड़ा गया। देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यदि उनका कंटेंट आप डाउन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ज़करबर्ग को जो है माफी मांगनी पड़ेगी, तो आपके सेफ हार्बर कंटेंट को खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो डाउन करने के मामले की जांच अभी चल रही है। आईटी मिनिस्ट्री की स्थायी कमेटी की बैठक में पीएम मोदी का वीडियो हटाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया गया और इस बैठक में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में 3 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री का वीडियो हटाने के लिए मार्क ज़करबर्ग को माफी मांगनी होगी, कहा गया। फेसबुक के किसी व्यक्ति की तरफ से सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं होगा। इस गलती के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी होगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सोशल मीडिया कंपनियों के एल्गोरिदम इतने अस्पष्ट और उलझाने वाले क्यों होते हैं, यह भी चर्चा हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अकाउंट्स की पहुंच राजनीतिक पार्टियों की कुल पहुंच से भी ज्यादा कैसे थी? एल्गोरिदम कैसे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। यानी आप कह दें कि एल्गोरिदम है उससे हो गया, हम क्या जाने, ये अब इस देश में नहीं चलेगा। फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो जो अब एक्स हो गया है, यूट्यूब हो, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इस बारे में अब सोचना होगा। उनकी जवाबदेही तय होगी कि वो जिस देश में ऑपरेट कर रहे हैं वहां के कानून और नियमों का पालन उनको करना ही होगा। सुनिए कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे क्या बता रहे हैं। कि इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यदि उनका कंटेंट आप डाउन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और 1-2 घंटे नहीं, 12:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक 5 घंटे डिलीट कर सकते हो, तो इससे ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं है और इसलिए माफी से काम नहीं चलेगा। ज़करबर्ग को जो है माफी मांगनी पड़ेगी। सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो किस तरह से मनमानी करती हैं
और अब वो नहीं चलने वाला, ये आपको देखना चाहिए। इन कंपनियों को लगातार ग्रिल किया जा रहा है। आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है। भाई 5 अगस्त को मेटा के हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी जोएल कैपलान को बुलाया गया। इंस्टाग्राम के एक तकनीकी अधिकारी को भी बैठक के लिए बुलाया गया। सरकार समझना चाहती थी कि मेटा का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। सरकार विरोधी पोस्ट को ज्यादा ट्रैक्शन और रीच की शिकायतें मिली, यानी पीएम मोदी का वीडियो डाउन करके फेसबुक ने एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब सरकार इन सोशल मीडिया कंपनियों से लिखित में जवाब मांग रही है। चर्चा तो यह भी है कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से सेफ हार्बर यानी लीगल इम्यूनिटी वापस लेने पर विचार कर रही है। सेफ हार्बर वो कानून है जिसका फायदा उठाकर सोशल मीडिया कंपनियां मनमानी करती हैं, क्योंकि इस कानून के तहत वो भारत में लीगल एक्शन से बच जाती है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि ना बॉस, तुम लोग इसका बहुत फायदा उठाए, अब ये तुमसे शक्ति वापस ले रहा है। देखिए, आईटी एक्ट 2000 जो है उसकी धारा 79 में सेफ हार्बर का प्रावधान था। यूजर्स की पोस्ट के लिए सोशल मीडिया कंपनी जो होती थी उसको जिम्मेदार नहीं माना जाता था, यानी कंपनियों को सीधे कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मान लीजिए आपने कुछ पोस्ट किया तो जिम्मेदारी आपकी होगी, जिस प्लेटफॉर्म पर आप पोस्ट कर रहे हैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों को भी इसी तरह से सेफ हार्बर दिया गया। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए कंपनियों को कुछ नियम मानने होते थे। आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत होने पर तय समय के अंदर उसे हटाना होता है। पिछले कुछ समय से लगातार आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिल रही है। शिकायत के बाद भी कंपनियां अश्लील कंटेंट हटा नहीं पा रही। तो सरकार कह रही है कि भाई जब तुम नहीं ढंग से काम कर रहे हो तो जितना पोस्ट करने वाला जिम्मेदार उतना ही तुम भी जिम्मेदार, क्योंकि तुम प्लेटफॉर्म दे रहे हो और उस पर जो है ये सब चीजें चल रही हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया कंपनियों से कानूनी संरक्षण वापस लेने की मांग हो रही है। सुनिए संसद की कमेटी में इस पर क्या बात हुई है। कि जो सेफ हार्बर हैं आपके, यदि सीसैम नहीं उतारता है, महिलाओं का कंटेंट नहीं उतारता है, और यदि सरकार के खिलाफ देशद्रोही ताकतों को आगे बढ़ाते हुए यदि सरकार की बातों को प्रमुखता से नहीं देता है, तो आपके सेफ हार्बर कंटेंट को खत्म कर देंगे। अब अगर सेफ हार्बर वापस ले लिया जाता है तो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम या फिर गूगल, यूट्यूब, सभी की हालत खराब हो जाएगी। कानूनी संरक्षण हटने से इन कंपनियों का काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए सेफ हार्बर वापस लेने से कानूनी जवाबदेही बढ़ जाएगी। डायरेक्ट लीगल प्रोसीडिंग का सामना जो है इनको करना पड़ सकता है। फेक न्यूज, हेट स्पीच जैसी पोस्ट पर इन पर केस हो सकता है। मानहानि के मुकदमों में भी कंपनियां पार्टी बन जाएंगी। कंपनियों की निष्पक्षता भी जांच के दायरे में आएगी। एल्गोरिदम, एडिटोरियल पॉलिसी भी जांच के घेरे में होगी। यानी पूरी तरह से इनका कॉलर जो है वो पकड़ के इनसे हिसाब मांगा जा सकेगा। इसी में ये अलबल आ गई हैं कि भाई ये तो कांड हो गया, माफी माफी माफी, सरकार कर रही है, अब कौन बात का माफी। तमाशा चल रहा है। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में भी सोशल मीडिया के जरिए कई अफवाहें और फेक न्यूज फैलाई गई। दिल्ली पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। पुलिस की जांच में अब तक कई खुलासे हुए हैं। हजारों फेक अकाउंट्स और विदेशी बॉट नेटवर्क का पता चला है। पुलिस ने मेटा, गूगल, एक्स से आईपी एड्रेस सर्वर की जानकारी मांगी है। 20 से 23 जुलाई तक भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा दिया गया। डिजिटल कैंपेन के पीछे कौन था, इसकी जांच पुलिस कर रही थी। किसने बढ़ावा दिया, किसने फंड दिया और किसे फायदा हुआ, इस सब की जांच हो रही है। मैं आपको बता ना रहा हूं, अभी बहुत चीजें खुलेंगी बॉस। उस दौरान सोशल मीडिया पर जो हुआ वो एक केस स्टडी है कि कैसे देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास हुआ। जो लोग गालियां दे रहे थे, जो लोग गालियों और अश्लील हरकतें कर रहे थे, भीड़ की हिंसा दिखा रहे थे, उनके पोस्ट एकदम धनाधन वायरल हो रहे थे। और जो लोग सच दिखा रहे थे, जो लोग सवाल पूछ रहे थे, उनको उस तरह का ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, उनको उस तरह की रीच नहीं मिल रही थी। एक चीज और दिख रही थी कि जो है वो सरकार से ना कहे कि भाई इन छात्रों को सुनो, या ये जो हिंसा हो रही थी इस पर सवाल खड़ा कर दे, उनके कमेंट बॉक्स में एकदम भरमार लग जाती थी गाली देने वालों की। आज की डेट में आप गौर कीजिए, वो गाली देने वाले एकदम से कम हो गए। इसकी भी जांच हो रही है और होनी भी चाहिए कि क्या विदेशों में बैठकर लोग लगाए गए थे प्रेशर बनाने के लिए, ताकि हर आदमी जो है एक ही नैरेटिव की तरफ बढ़ता चला जाए। ये सब इतना आसान नहीं होता है बहुत, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना। पर्दे के पीछे से खेल होता है और आपको लगता है यही चीजें जेन्युइन चल रही हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान एक तरह से सरकार विरोधी माहौल को
वायरल किया गया, सोशल मीडिया पर अलग नैरेटिव गढ़ा गया। अब इन सब की जांच पुलिस कर रही है। सोशल मीडिया पर सरकार सख्त दिख रही है तो इसकी वजह सिर्फ पीएम मोदी का वीडियो हटाना भर नहीं है। सोशल मीडिया आज किसी हथियार से कम नहीं है। यहां पर सच और झूठ का फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया से लोग कितना प्रभावित होते हैं, इसको लेकर 2024 में भारत में एक सर्वे हुआ। यह सर्वे यूनेस्को, इप्सोस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का था और इसके मुताबिक 64% लोगों ने सोशल मीडिया को फेक न्यूज का सबसे बड़ा सोर्स बताया कि जिस फेक न्यूज को वो असली मान रहे थे वो सोशल मीडिया से उन तक पहुंची थी। 56% लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया खबर और जानकारी का मेन सोर्स बन गया है। 42% लोगों ने बड़े मैसेजिंग ऐप ग्रुप्स को गलत जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स माना और 93% लोगों ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स को भरोसे और सुरक्षा के उपाय लागू करने चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2024 के सर्वे के मुताबिक गलत जानकारी और अफवाहें भारत के लिए सबसे बड़ा अल्पकालिक खतरा है। यानी ऑलरेडी इस तरह की रिसर्च सामने आ चुकी है, सर्वे सामने आ चुका है जो कह रहा है कि सोशल मीडिया आज की डेट में भारत के खिलाफ एक बड़ा हथियार बन सकता है। और यह पहली बार नहीं है जब फेसबुक सवालों के घेरे में। फेसबुक वाले वो जकरबर्ग भाई साहब, वो पहले भी कई तरह के आरोप झेल चुके हैं। जैसे किसी खास राजनीतिक दल के लिए बायस्ड होने का आरोप उन पर लगा है, किसी खास विचारधारा वाले कंटेंट की रीच बढ़ाने का आरोप लगा है, विरोधी विचारधारा वाले कंटेंट की रीच कम करने का आरोप लगा है, एक जैसी शिकायत पर अलग अलग एक्शन लेने का भी आरोप इन पर लग चुका है, किसी भी कंटेंट या पोस्ट पर मनमाने तरीके से एक्शन का आरोप लगता है, अश्लील कंटेंट, कालाबाजारी, अवैध ट्रेड नहीं रोक पाने का आरोप लगता है, नियमों को तोड़कर विज्ञापन चलाने की अनुमति देने का आरोप लगता है। तो भाई साहब दूध के धुले नहीं हैं और इसलिए आज जो सवाल खड़ा हो रहा है उसमें इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जिम्मेदार है। सोशल मीडिया का गेम एक तरफा हो जाए तो यह कितना खतरनाक हो सकता है। फेसबुक जैसी कंपनियां जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं वो अगर मैनिपुलेटिव हो जाएं तो कितना गंभीर खतरा भारत के लिए हो सकता है, यह आज आपको समझना होगा। क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और अगर आप आंकड़े देखेंगे भारत में ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप देखेंगे भारत में जो सोशल मीडिया है उसकी रीच आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है और कैसे खेला हो सकता है। व्हाट्सएप पर अगर आप देखेंगे, व्हाट्सएप इस पर 83 करोड़ एक्टिव यूजर हैं बॉस, 83 करोड़ एक्टिव यूजर, जो कि मतलब इसको यूज करना है एक्टिवली, ऐसा नहीं कि अकाउंट बना के छोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर आज की डेट में 50 करोड़ यूजर हैं बॉस, एक्टिव यूजर। फेसबुक इस पर 36 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, 36 करोड़। और यूट्यूब जो है, यूट्यूब 64 करोड़ एक्टिव यूजर। आप इन विदेशी कंपनियों की ताकत समझिए। ट्विटर पे तो बहुत ज्यादा नहीं है, रोजाना 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर। सबसे ज्यादा यूजर बेस आज की डेट में किसका है भारत में? मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनी है उस जकरबर्ग की, इसका जो यूजर बेस है, यूजर बेस वो सारे अगर आप प्लेटफॉर्म्स मिला दें तो 89% है बॉस, 89%। जेनजी रोजाना रील देख रहा है और इसीलिए इस मेटा का इलाज बहुत जरूरी है कि आप इस देश की करोड़ों की आबादी को इनके हाथ में छोड़े बैठे हैं कि तुमको जो मन दिखाओ, जैसे मन दिखाओ, जो करना है करो। भाई साहब ये कांड नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर फेसबुक चाहे, इंस्टाग्राम चाहे तो कोई भी नैरेटिव चला सकता है, रील्स के जरिए किसी भी तरह का कंटेंट प्रमोट कर सकता है। और ये ऐसी धारदार तलवार है कि एक बार चलने लगी तो किसको काट रही है, किसको छील रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा एक बार में। क्या सही है, क्या गलत है, ये अपने हिसाब से तय करके सब सेट कर सकते हैं, ये आरोप लगता है। सेफ हार्बर की वजह से माफी मांग के बच सकते हैं, लेकिन अब सरकार कह रही है कि ना बॉस, ये खेल तो तुमको भारत में नहीं करने देंगे। इधर सरकार फेसबुक और इंस्टाग्राम का इलाज कर रही है, एक्शन की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ खड़ा हो गया जाके।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मार्क जकरबर्ग से कहा कि तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। महुआ ने मार्क जकरबर्ग को टैग करते हुए कहा कि किसी के दबाव में ना आए और ना ही किसी से माफी मांगे। भारत सरकार हर समय नागरिकों को ब्लैकमेल और करती है, धमकाती है, अपनी आलोचना करने वाले कंटेंट को अपनी मर्जी से हटवा देती है। गलती से कुछ घंटों के लिए एक वीडियो हटने से आसमान नहीं टूट पड़ा। इन लोगों को सब समझ में आता है बॉस, लेकिन ये माहौल बना रहे हैं कि सरकार तुम्हारे खिलाफ है। तो जकरबर्ग मान ले इनकी बात, ना मांगे माफी। इनकी पार्टी तो गई है, तुम्हारी कंपनी का भी बुरा हाल हो जाएगा। खैर, बुरा हाल तो उधर पाकिस्तान में हो रखा है, वो भी देखिए पाठशाला में अगला अध्याय। कैमरे पर लश्कर का आतंकी कबूल रहा है, भारत के धुरंधरों ने पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र खोद दी है क्या? पीओके में ऐसा बवाल, खुद बिलावल ने मुनीर की उल्टी गिनती गिनना क्यों शुरू कर दिया? मुनीर शहबाज का ऐसा बुरा टाइम, घर में गदर, उधर ट्रंप ने भी लात मार दी क्या? अब इसका अध्याय। पाकिस्तान में मुनीर शहबाज का बुरा टाइम चल रहा है। घर में लात घूसे चल रहे हैं, वहां ट्रंप ने भी कोहनी मार दी है। जो आ रहा है वो फोड़ कर जा रहा है। इधर मुनीर शहबाज की हालत खराब है, उधर उसके आतंकी भी अलबलाए हुए हैं, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत के धुरंधर पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र खोद रहे हैं। लश्कर के आतंकी तो ऐसा सहमे हुए हैं कि कैमरे पे कबूल कर रहे हैं कि भाई कोई धुरंधर आता है, मार के चला जाता है। ऐसे में कब तक आतंकियों के आका बचे रहेंगे, इस पर खुद पाकिस्तान के आतंकियों को भरोसा नहीं। हाफिज सईद का टॉप कमांडर बता रहा है कि पेशावर से लेकर रावलपिंडी ही नहीं, पीओके में भी वो तो आरोप लगा रहे हैं कि भारत के धुरंधर जो है वो आतंकियों का काल बनकर घूम रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों में यह खौफ अच्छा है, चाहे कोई भी धुरंधर हो, किसी भी देश का। उन्हें बचाने वाली सरकार इस वक्त खुद को बचाने में जुटी हुई है। पीओके में मुनीर की सेना की बर्बरता के बीच चुनाव में धांधली को लेकर बिलावल भुट्टो अब काउंटडाउन कर रहे हैं, उल्टी गिनती गिन रहे हैं। पाकिस्तान में क्या गदर मच गया है आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान के आतंकियों में फैली दहशत की। जिस पीओके को एक वक्त में आतंकियों के लिए सेफ हेवन माना जाता था, उस पीओके में भी अब आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। और इसकी वजह है वो धुरंधर जो चुपचाप पाकिस्तान के आतंकियों को निपटा देते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में पेशावर से लेकर कराची, रावलपिंडी से लेकर पीओके के रावलकोट और मुजफ्फराबाद तक आतंकी चुन चुन कर मारे गए हैं, ऐसे में पहली बार इस दहशत को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक टॉप कमांडर ने कबूला है। लश्कर के टॉप कमांडर रिजवान हनीफ ने यह कबूल किया है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में 30 से ज्यादा आतंकी मारे गए। वो आरोप लगा रहा है कि भारत अपने जो है लोगों से यह करवा रहा है, धुरंधरों से यह करा रहा है। सबूत कुछ नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है। सुनिए एक बार उसको। आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया, अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है, गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। लश्कर के इस टॉप कमांडर के बयान ने बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में बड़े आतंकी संगठनों के सरगना क्यों अंडरग्राउंड है। क्या हाफिज सईद, क्या मसूद अजहर और क्या सैयद सलाउद्दीन, जो पहले खुलेआम रैलियां कर रहे थे, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खुलकर नजर नहीं आते। और आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर जो रैलियां कर भी रहे हैं, वो भी कहा जा रहा है कि धुरंधरों से डरे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए, आतंकी रिजवान हनीफ लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ बताया जा रहा है। उसे लश्कर के पीओके ग्रुप का टॉप कमांडर बनाया गया। रिजवान हनीफ का काम नए आतंकियों की भर्ती करना और उनकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाना है। इसके अलावा उसे पीओके में नए आतंकियों की ट्रेनिंग का भी जिम्मा सौंपा गया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजवान हनीफ लश्कर के फ्रंट संगठन PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट से भी जुड़ा है। ऐसे में लश्कर का यह आतंकी रिजवान हनीफ समझ चुका है कि भाई ये जो धुरंधरों की हिटलिस्ट है, उसमें किसी दिन उसका भी नाम हो सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों में भारत के धुरंधरों की दहशत क्यों है? क्योंकि वो तो कह रहे भारत के हैं, सबूत कुछ दिए नहीं है, कहां के हैं पता नहीं। लेकिन इसके लिए कुछ बड़े आतंकियों की लिस्ट देखिए, जिन्हें पाकिस्तान में पेशावर से रावलपिंडी तक और कराची से लाहौर तक कैसे अज्ञात हमलावरों ने इन आतंकियों को ढेर किया। भाई, मई 2026 में आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावर ने मार दिया, जो लश्कर के सरगना हाफिज सईद का करीबी था और 2019 पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था और हैंडलर था। इसे पीओके के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई। मई 2025 में आतंकी अबू सैफुल्लाह खालिद मारा गया।
जो लश्कर का टॉप कमांडर था और भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था, उसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदनी में गोली मारी गई। सितंबर 2023 में लश्कर के आतंकी रियाज अहमद को मारा गया, जो जम्मू के डांगरी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इसे पीओके के रावलकोट में ढेर किया गया। मार्च 2025 में लश्कर के एक और आतंकी अबू कताल का खात्मा हुआ, जो भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी था। इसे पाकिस्तान के झेलम में मारा गया। इसी तरह अक्टूबर 2023 में जैश के आतंकी शाहिद लतीफ का खात्मा हुआ, जो 2016 पठानकोट एयरबेस का हमले का मुख्य साजिश करता था। इसे सियालकोट में मार दिया गया। फरवरी 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बशीर अहमद पीर को अज्ञात हमलावर ने मिट्टी में मिला दिया, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता था। इसे रावलपिंडी में ढेर किया गया। देखिए, यह पहली बार है जब पाकिस्तान की गोद में पल रहे किसी आतंकी ने खुद माना है कि उनके साथी लगातार अज्ञात हमलावरों का निशाना बन रहे हैं। लश्कर के आतंकी रिजवान हनीफ ने इसके लिए भारत की एजेंसीज को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले पाकिस्तान से शुरुआत से ही अपने घर में छिपे आतंकियों के मारे जाने में भारत का हाथ का आरोप लगाता रहा है। अप्रैल 2024 में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि पाकिस्तान में करीब 20 आतंकियों की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की, जिनमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के बड़े आतंकी शामिल थे। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय हर बार साफ कर चुका है कि दूसरे देशों में टारगेट किलिंग करना भारत सरकार की पॉलिसी नहीं है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान में आतंकी ही नहीं, वहां की सरकार भी दहशत में है। उसका एक बार ट्रेलर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। गवर्नमेंट अच्छी चली, उन गवर्नमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे हम बिल्कुल मुत्फिक नहीं हैं। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तानी आतंकियों में भारत के धुरंधरों की दहशत है, मतलब वो तो कह रहे भारत के हैं, तो वहीं पाकिस्तान सरकार की तख्तापलट की आशंका से होश उड़े हुए हैं। दरअसल पीओके में मचे बवाल के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर तख्तापलट और सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई। इसका मैसेज देने के लिए मुनीर ने अपने साले और पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री मोहसिन नकवी को आगे कर दिया। मोहसिन नकवी अपनी ही सरकार को पूरी तरह नाकाम बता रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में कैसे बयानबाजी तेज हो गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि मानो या न मानो पाकिस्तान में सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पिछली सरकारों को बार बार गिराने का जिम्मेदार कौन है। बिलावल भुट्टो तो कह रहा है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुनिए पीओके पर थोपे गए चुनावों में धांधली से भड़के बिलावल भुट्टो ने किस अंदाज में, पूरा फिल्मी अंदाज में पाकिस्तान सरकार को गिराने का इशारा किया है। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो के इस बयान ने शहबाज शरीफ खेमे की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि पीपीपी के समर्थन से ही शहबाज सरकार चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुनीर बड़ी पैतरबाजी की तैयारी में जुटा है, क्योंकि इधर बिलावल ने सरकार गिराने का अल्टीमेटम दिया, उधर मुनीर ने सरकार में शामिल अपने रिश्तेदार मोहसिन नकवी को आगे कर दिया, जो शहबाज सरकार को खुली चुनौती दे रहा है, सिस्टम ढहने की बात कर रहा है। क्या मुनीर अब सत्ता परिवर्तन करेगा, अपने हाथ में सारी पावर लेकर खुद देश चलाएगा? सुनिए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मोहसिन नकवी के इस बयान से शहबाज शरीफ खेमे में हड़कंप मचा हुआ। नवाज शरीफ के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि शरीफ खेमे में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की अगुवाई में लाहौर में एक बड़ी बैठक की है और अपने नेताओं से फिलहाल मोहसिन नकवी के बयानों पर पलटवार न करने की नसीहत दी है। क्या दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ ने आपको दीगर क़यादत को मना कर दिया है कि मोहसिन नकवी के बयान को नजरअंदाज करें, जवाब मत दें?
ये दुरुस्त है। मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे हम बिल्कुल मुतफिक नहीं हैं, और उन्होंने गुफ्तगू में जो अंदाज़ इख्तियार किया उसके ऊपर भी हमें सख्त एतराज़ है। पाकिस्तान सरकार में जिस तरह घमासान मचा है, जिस तरह हाई लेवल बैठकें हो रही हैं, एक तरफ शरीफ खेमा बैठकें कर रहा है, दूसरी तरफ मुनीर का खेमा बैठक कर रहा है, सेना और आईएसआई के साथ बैठकें चल रही हैं, उसे देखते हुए पाकिस्तानी पत्रकार भी जल्दी ही शहबाज सरकार के तख्तापलट की आशंका जताने लगे। एग्जैक्ट 7 घंटे से कुछ मिनट ऊपर नीचे नहीं, 7 घंटे की मीटिंग हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर हुई है, जिसके अंदर तमाम आईएसआई के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, तमाम डायरेक्टरेट जनरल्स के डीजीज, तमाम सेक्टर कमांडर्स, इंटरनल विंग के अलावा बीसीटी वगैरह सब के सब बैठे हुए थे। ठीक है, और वहां पे डिस्कशन वो हुई है जो बात डिक्टेटर के पेशाब मोहसिन नकवी ने जो बाहर आके बकवास की, पेशावर में जाके जो बात की, बिल्कुल वो वहां पे बात हुई कि भाई ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। आप ये भी देखिए कि मुनीर और शहबाज का इस वक्त कितना बुरा टाइम चल रहा होगा कि एक तरफ घर में तो गदर मचाई है, उधर ट्रंप ने भी मुनीर और शहबाज को लात मार दी। दरअसल जब ट्रंप से ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए हो रही बातचीत पर सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि बातचीत हो रही है, और बातचीत में शामिल देशों का जिक्र किया। उसमें सऊदी अरब का नाम था, यूएई और कतर का भी नाम लिया, लेकिन खास बात यह रही कि ट्रंप ने इसमें पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। जबकि ट्रंप की चापलूसी की सारी हदें पार कर चुके मुनीर और शहबाज ये ढिंडोरा पीटते नहीं थकते कि पाकिस्तान इस बातचीत में बिचौलिया है। आप पाकिस्तान की छीछालेदर करने वाला ट्रंप का यह बयान सुनिए। We are talking right now, we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular. यानी पाकिस्तान हर तरफ से पिट रहा है। पीओके में हालात उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके खुद के लोग कह रहे हैं कि चीजें कोलैप्स कर रही हैं, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और ऐसे में आनन फानन में पैर पटकता वो क्या कर रहा है, उसने अल जजीरा जो न्यूज एजेंसी है उसको वहां बैन कर दिया कि ये ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। आप सोचिए, ये लोग भारत पे सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं, अपने यहां इन्होंने अल जजीरा बैन कर दिया। ये हाल है। सांप बहुत ही लोग डरते हैं उससे, खतरनाक होता है, लेकिन सारे सांप जहरीले नहीं होते। फिर भी अचानक सांप दिख जाए तो डर लग ही जाता है। कई सांप तो इतने जहरीले होते हैं कि किसी इंसान को डस लें तो फौरन मौत हो जाए। लेकिन अगर एक सांप दूसरे सांप को डसे तो क्या होता है, सोचें कभी। सांप कभी कभी लड़ाई या शिकार के दौरान एक दूसरे को काट भी लेते हैं। जो नर सांप प्रजनन के समय लड़ते हैं पर ज्यादातर कुश्ती जैसी लड़ाई करते हैं, जहर नहीं छोड़ते। किंग कोबरा जैसे सांप तो दूसरे सांपों को खा तक जाते हैं। एक सांप अगर दूसरे सांप को डस ले तो उसका अलग अलग असर हो सकते हैं। एक ही प्रजाति के सांपों में अक्सर अपने जहर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगर कोबरा किसी दूसरे कोबरा को डसे तो हो सकता है कि वो बच जाए, लेकिन अगर अलग प्रजाति के सांपों में जहर असर कर सकता है, जैसे कोबरा किसी रसेल वाइपर को काटे तो जहर का असर हो सकता है। इसी तरह रसेल वाइपर और करैत जैसे सांप अगर भिड़े तो नतीजा घातक हो सकता है। हालांकि कुछ सांपों में प्राकृतिक इम्यूनिटी भी होती है, यानी सांप के दूसरे सांप को डसने का नतीजा प्रजाति, जहर की मात्रा और इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक सांपों की इस इम्यूनिटी से एंटी वेनम बनाने की भी कोशिश करते रहे। तो सांप भी सांप को काटे तो कई बार जहर फैल सकता है। आज के लिए पाठशाला में इतना।